हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के डेटास को। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाला है, तो उसके लिए अब केवल 3 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसलिए है क्योंकि वन विभाग की हमारी जो है परीक्षा होने वाली है और यह वन रिपोर्ट है। तो वन रिपोर्ट से जो है क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर हो रही हैं इस बार। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में उत्तराखंड वन रिपोर्ट से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 से 5 पेजेस के कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं, तो जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। फिर इसके बाद हम जो दूसरी वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके लिए उत्तराखंड वन रिपोर्ट से सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आएंगे। तो पहले हमें इसको एक चैप्टर की तरह इसके सारे फैक्ट और डेटा को पढ़ना है, समझना है कि किस लैंग्वेज में क्या है, किस टर्म का यूज़ कैसे करना है। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्टिंग से हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो ISFR। तो ISFR की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके द्वारा जो है उत्तराखंड वन रिपोर्ट में सहायता मिलती है कि किस तरह से हर राज्य की वन रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए, जो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 को हम पढ़ रहे हैं वो 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट है और इससे पहले जितने भी हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं उनकी तुलना हम करेंगे 16वीं वन रिपोर्ट से, यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी। अब 2019 में क्यों आई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो हम आगे पता लगाएंगे कि क्यों आई थी। ठीक है, देखो, ये वन रिपोर्ट तैयार की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1 जून 1981 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में है। तो ये भी आपको याद रखना है भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। फिर देखो, जो अभी हमने बात करी कि यह पहले 2019 में आई और फिर अभी 2021 में आई, तो ये आपके 2 साल के गैप में आती है क्योंकि हर 2 साल के बाद यह जारी की जाती है और अभी ये आएगी 2023 में। ठीक है, तो 2023 में जब नए आंकड़े आएंगे तो वहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी जितनी भी आगामी परीक्षाएं आने वाली है सभी ये जो फैक्ट और आंकड़े हैं वो सभी यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, 2021 से। तो 2 साल के बाद ये जारी की जाती है। भारत में पहली बार वन रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी। 1987 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी और इसको जारी करते हैं वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट पेश की जाती है, जो कि इनके मंत्री थे भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव इनके मंत्री हैं। अब देखिए, कुछ नीतियाँ पढ़ लेते हैं हम वन रिपोर्ट से संबंधित। तो कुछ नीतियों में किस तरह से प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि जो पहली वन नीति थी वो कब लागू हुई थी। तो पहली वन नीति का मतलब है आज़ादी से पहले, यानी कि ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में पहली फॉरेस्ट जो नीति थी वो 1894 में आई। उसके बाद अगर हमसे स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति के बारे में पूछा जाता है तो ये 1952 में आई। ठीक है, 1894 में पहले और स्वतंत्र भारत में 1952 में। ठीक है, अब देखिए, संशोधित वन नीति आई 1988 में, यानी कि इस ही नीति में एक संशोधन किया गया। वो कब किया गया, 1988 में इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत क्या संशोधन हुआ वो भी देख लेते हैं। तो देखो, इसमें बोला गया कि जो हमारे देश का कुल भूभाग होगा तो उसका 33% हिस्सा जो है उस हिस्से पर वन होने चाहिए, यानी कि भारत के टोटल क्षेत्रफल पर 33% ऐसा भाग होना चाहिए जहाँ केवल वन ही वन हो। ठीक है, ये हमारा टारगेट रखा गया। और साथ ही आपका पर्वतीय भागों के लिए और मैदानी भागों के लिए अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है। पर्वतीय भागों में 60% वन होनी चाहिए, यानी कि जैसे हमारा उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है तो हमारे उत्तराखंड में 60% पर वन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड में देखो तो उत्तराखंड में 45.44% वन है। तो हम जो है अपने लक्ष्य हमारा 60% है, लेकिन हमारे जो वन है वो 45.44% है, तो हम इससे काफ़ी पीछे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। और मैदानी क्षेत्रों में 25% बोला है। जैसे आपसे यूपी के लिए, यूपी एक मैदानी राज्य है, तो वहाँ 25% वन होनी चाहिए, ठीक है। मैदानी के लिए कम और पर्वतीय के लिए ज़्यादा है। अब देखते हैं हम कुछ प्रमुख तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये फैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिया की रिपोर्ट से, ठीक है। तो पूरे भारत को लेकर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम उत्तराखंड भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। पहले देख लेते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल में से वन क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो देखिए वन क्षेत्र यहाँ पर ये डेटा मैंने लिखा हुआ है, कितना है 7,13,784 किलोमीटर स्क्वायर। तो 21.71% टोटल वन क्षेत्र है भारत में, ठीक है। ये भारत का आंकड़ा है। और भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता ही होगा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल का आपका 21.71% क्या है, वन क्षेत्र है। अब आपको मैंने जब टारगेट बताया था कि पूरे देश का टारगेट होना चाहिए 33%, ठीक है। 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे भारत में कितने वन हैं, 21.71%। तो हमारा भारत के साथ साथ उत्तराखंड राज्य भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, ठीक है। अब देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया है। 16वीं वन रिपोर्ट यानी कि 2019 की वन रिपोर्ट, क्योंकि अभी 2021 वाली 17वीं वन रिपोर्ट है। तो अभी हमें 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि देखनी है कि भारत में कितनी वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्रफल में। तो देखिए 1540 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 0.6% जो है वृद्धि हुई है इस बार की रिपोर्ट के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो यहाँ पर राज्य हैं, तो वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अगर वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, इसको आप याद रखना है। और एक कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा आता है। तो ये तो हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले। अब इसी तरह से हम देखने वाले हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक किन राज्यों में सबसे अधिक वन है। तो सबसे पहले मिजोरम आता है, ये सभी आपके प्रतिशत वाले हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और फिर मणिपुर। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनों का मतलब होता है कि आपका राज्य का जितना भी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपके राज्य में कितने अधिक वन हैं, तो वहाँ से ये परसेंटेज वाला बनता है, ठीक है। तो मिजोरम पहले नंबर पे आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। अब देखिए अब हमें देखना है कि 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई है। सबसे अधिक वृद्धि का मतलब है 16वीं से अब अगर हम 17वीं की तुलना करते हैं तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां वन का क्षेत्रफल क्या है, बढ़ चुका है। तो ऐसे राज्यों की श्रेणी यहाँ पर मैंने नंबर वाइज लिखा है, तो आप इन नंबर को जरूर चेक कर लेना। तो नंबर में कैसे होता है, सबसे पहला आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पिछली बार की अपेक्षा वन क्या हो गए, बढ़ चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है, तेलंगाना, फिर उड़ीसा और फिर कर्नाटक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो 16वीं वन रिपोर्ट थी उसकी तुलना में अब 17वीं वन रिपोर्ट में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और हो सकता है आपको क्रम से लगाने के लिए भी आ जाए। तो ATUK, ठीक है, ATUK आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हमें देखना था सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कमी जो है किन राज्यों में हुई है। तो पहले ही नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर का तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। फिर मणिपुर, मेघालय और मिजोरम भी हैं, ठीक है, लिस्ट में। अब देखिए ISFR की फुल फॉर्म तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दी थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, ये देखिए ये एक नई बात यहाँ पर लिखी गई है। इसमें फर्स्ट टाइम टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल का नाम आपने सुना होगा, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, गुजरात में ये हैं। तो इनमें वन आवरण का आकलन भी इस बार किया गया है। तो देखिए जितना भी इस बार की रिपोर्ट है तो उसमें जो
पहली बार एक चीज़ न्यू ऐड हुई है, वो है कि टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल का जो है वन का आवरण का भी हमने यहाँ पर डेटा तैयार किया है कि किस में कितने प्रतिशत या कितना क्षेत्रफल वन है। तो ये तो कर लिया हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में, पूरा डेटा का एक तरह से निचोड़ देख लिया। अब हम आते हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट में। तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट से जितने भी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बेस पर ही ये फैक्ट तैयार किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप 3 पॉइंट को समझिए कि जो ये 3 पॉइंट है उन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला, उत्तराखंड वन रिपोर्ट में पहला आता है वनावरण। वनावरण का मतलब होता है फॉरेस्ट कवर, ऐसा कितना क्षेत्र है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। फिर आता है वृक्षावरण, ठीक है, वृक्ष कितने हैं। वन अलग होते हैं और वृक्ष अलग होते हैं। वन का मतलब होता है जंगल, वृक्ष का मतलब होता है ट्री, और ट्री कहीं भी हो सकते हैं, आपके घरों में हो सकते हैं, और ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जो कि जंगल ना हो लेकिन वहाँ ट्री हो। आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज के सामने जो होते हैं, ठीक है। अब आता है अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका जो क्षेत्र होता है वो रिकॉर्डेड होता है, यानी कि वो लेखा जोखा में शामिल होते हैं, अभिलिखित वन क्षेत्र। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वनावरण, फिर उसके बाद सेकंड में हम पढ़ेंगे वृक्षावरण, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अभिलिखित वन क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट से इन तीनों से ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला देख लेते हैं, वन आवरण की सीमाएं। मतलब कि सीमा का मतलब होता है कि क्या क्या शर्तें होती है किसी भी क्षेत्र को वन आवरण कहलाने के लिए, क्या होना चाहिए। तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि वन आवरण होता क्या है। वन आवरण में क्या होता है, जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। एरिया शुड बी मोर देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर क्षेत्र है तो हम उसको वनावरण के क्षेत्र में रख सकते हैं। ट्री कैनोपी सघनता जो है 10% से अधिक होनी चाहिए। ट्री कैनोपी सघनता यानी कि टॉप व्यू गैप, यानी कि अगर आप जंगल को ऊपर से देखते हैं, यानी कि ड्रोन से देखते हैं, सैटेलाइट से देखते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो ऊपर से दिखाई देते हैं, यानी कि फॉरेस्ट की जो सर होता है वो आपको दिखाई देता है। अब आप जब ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से आपको वनों में क्या होगा, वृक्षों में गैप दिखेगा कि कौन कितनी दूरी पर है। तो ये गैप जो है ट्री सघनता, यानी कि आपस में सघनता यानी कि घनापन जो है 10% से अधिक होना चाहिए, ज़्यादा छटे हुए पेड़ नहीं होने चाहिए। तो ये है वनावरण की 2 सीमाएं। अब हम पढ़ लेते हैं फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे 16वीं वन रिपोर्ट, यानी कि 2019 में जो वनावरण था वो उत्तराखंड में कितना था। तो उत्तराखंड में वनावरण क्षेत्र पहले था 24,303.04 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि परसेंटेज आप देख सकते हैं 45.44% यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इस बार की जो 17वीं वन रिपोर्ट है तो उसमें वनावरण क्षेत्र 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि परसेंटेज सेम रहेगा। क्योंकि सेम इसलिए रहेगा क्योंकि 2.09 की हमारे यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है इस बार की वन रिपोर्ट में। तो 0.003% यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए 2.09 किलोमीटर की इस बार वृद्धि हुई है। अब देखिए, सघनता पर के आधार पर हमें यहाँ पर बताया है कि वन आवरण किस प्रकार से बांटे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं, अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। अति सघन वन के अंतर्गत आते हैं ऐसे ट्री कैनोपी जो कि 70% से अधिक होती है, यानी कि टॉप व्यू से देखने पर 70% जो है से अधिक सघनता हमें वनों में पाई जाती है। 17वीं वन रिपोर्ट में 9.45% अति सघन वन हुए, जिसमें कि 5,055.01 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि उत्तराखंड का 5,055.01 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, अति सघन वन है, यानी कि बहुत ज़्यादा घने वन। फिर आते हैं मध्यम सघन, जिसमें ट्री कैनोपी आपकी 40 से 70% होनी चाहिए। तो इस बार की रिपोर्ट में देखा गया कि 12,768.05 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, मध्यम सघन वन है, जो कि सबसे अधिक है इन तीनों वनों से, ठीक है। सबसे अधिक वन जो है उत्तराखंड में मध्यम सघन प्रकार के वन है, जो कि ना ही ज़्यादा घने हैं और ना ही ज़्यादा खुले हैं, ठीक है, 23%। फिर आते हैं हमारे खुले वन, जो कि सेकंड नंबर पे आते हैं। अति सघन वन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कहीं भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सघनता वाले वन हैं।
ठीक है। खुले वनों में ट्री कैनोपी 10 से 40% होनी चाहिए और ये 12% है हमारे उत्तराखंड में। 6482.07 किलोमीटर स्क्वायर इन्होंने घेरा हुआ है। तो वनावरण में क्या है, सघनता के आधार पर ये हमने तीनों देखे। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला, आपको पता चला कि उत्तराखंड में मध्यम सघन वन जो है सबसे अधिक है। ठीक है, मध्यम सघन, सबसे कम है अति सघन। अब देखिए, अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन तो हमने देख लिए, लेकिन झाड़ियों की बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, पूछा जाता है कि उत्तराखंड में झाड़ियों का प्रतिशत कितना है और सबसे अधिक झाड़ियाँ या फिर सबसे कम झाड़ियाँ कौन सी जिलों में हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका क्षेत्र। 392.37 किलोमीटर स्क्वायर पर झाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में, यानी कि 0.73% भाग पर। सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं वो किस जिले में है, टिहरी में। इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे कम झाड़ियाँ किस जिले में है या फिर सबसे अधिक झाड़ियाँ। सबसे अधिक झाड़ियाँ टिहरी जिले में है और सबसे कम झाड़ियाँ चमोली जिले में है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सर्वाधिक वनावरण का जो क्षेत्र है वो किस वृक्ष का क्षेत्र है, ये पूछा गया है। तो उत्तराखंड में जो है चीड़ के वृक्ष आपने देखे होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर चीड़ के वृक्ष ही पाए जाते हैं। तो चीड़ का वृक्ष ऐसा है जिसने वन क्षेत्र का जो है 27.52% जो है एरिया घेरा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक चीड़ का वृक्ष है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। अब आते हैं हम, जो हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड वन रिपोर्ट में पहला टॉपिक तो वनावरण होता है, दूसरा क्या होता है, वृक्षावरण होता है। ठीक है, तो हम दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं, वृक्षावरण की सीमा। अब हमें जानना है वनावरण से हटके वृक्षावरण क्या होता है। वृक्षावरण में क्या होता है, वृक्ष जो है 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर होंगे तो हम उसको जंगल का यानी कि वनों का नाम दे देते हैं। लेकिन 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर अगर वृक्ष होंगे तो वो वृक्षावरण के अंदर आएगा। ठीक है, और ऐसे वन जो होते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि वन विभाग के अंतर्गत आते हैं या फिर सरकार के लेखा जोखा में होते हैं, तो उन क्षेत्रों से वो बाहर होने चाहिए, तब उनको वृक्षावरण कहेंगे। तो इनसे जो फैक्ट हैं वो देखिए, पहले 2019 का देखिए। 2019 में जो वृक्षों का क्षेत्र था, वृक्षावरण था 841 किलोमीटर स्क्वायर था, यानी कि 1.53% था। लेकिन 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में वृक्षावरण कितना हो गया, 1001 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.87% हो गया। यानी कि वृद्धि हो गई कितनी, 160 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई और 0.29% ये बढ़ गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो इस बार की रिपोर्ट है उसमें क्या हुआ है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, जिस प्रकार वनावरण में भी वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो वनावरण और वृक्षावरण को अगर हम टोटल ऐड करके देखें कि उत्तराखंड में वन और वृक्ष दोनों को अगर हम मिला दें तो वो कितना एरिया हो रहा है। तो देखिए 25,306.13 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 47.32% जो है वन और वृक्षों का क्षेत्र है। ठीक है, 47.32%। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था रिकॉर्डेड वन एरिया। रिकॉर्डेड वन एरिया की सीमा क्या होती है, क्या होते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। घोषित वन क्षेत्र चाहे वन हो या ना हो, देखो ऐसे कोई क्षेत्र होता है जो कि सरकार क्या करती है, अपने लेखा जोखा में शामिल करती है कि ये जो है सरकारी संपत्ति है, सरकारी वनों के अंतर्गत आता है। फिर चाहे अगर वहाँ वन हो भी या ना भी हो, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ वन होते ही नहीं है लेकिन वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इनको क्या कहते हैं, हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। और ये किसके अंदर आता है, वन विभाग के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र होता है। फिर चाहे वन हो या ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 17वीं वन रिपोर्ट में क्या हुआ, हमने देखा कि जो अभिलिखित वन क्षेत्र हैं वो कितना है उत्तराखंड में, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, यानी कि पूरा 71.05%। तो काफ़ी ज़्यादा है, 71.05% जो है अभिलिखित वन क्षेत्र है। अब देखिए जो अभिलिखित वन क्षेत्र है उसके अंतर्गत सरकार ने अपनी सुलभता, सुगमता के लिए और सरलता के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो है कुछ भागों में इनको बांट दिया है। तो वन जो है कुछ भागों में बट गए हैं, जैसे कि आरक्षित वन जो कि रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं संरक्षित वन जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, और एक ऐसे वन होते हैं जो अवर्गीकृत वन होते हैं जिनको हम बांट नहीं सकते, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो आरक्षित वन 70% है,
संरक्षित वन 26% और अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो 4% है। ठीक है, अब इनमें से कुछ वन ऐसे हैं जो वन विभाग के अधीन आते हैं, कुछ राजस्व विभाग के अधीन आते हैं, कुछ वन पंचायतों के अधीन आते हैं और कुछ निजी वन के तहत आते हैं। तो देखिए वन विभाग, ये सभी जो विभाजन किया गया है वो केवल सरलता के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो बढ़ जाए और आसानी से इसका कार्यान्वयन हो सके। ठीक है, तो वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आते हैं 70.46% वन। तो सबसे अधिक किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? वन विभाग के अंदर। फिर आता है राजस्व विभाग जो कि रेवेन्यू विभाग होता है, तो उसके अधीन 13.76% वन दिए गए हैं। वन पंचायतों को भी वन दिए गए हैं जो कि 15% यानी कि 15.32% वन दिए गए हैं। फिर आते हैं कुछ निजी वन, प्राइवेट वन, जो कि 0.46% है, जो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कौन से हैं? निजी वन, सबसे अधिक वन विभाग के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक शब्द आपने देखा वन पंचायतों के अधीन इतना आ रहा है, तो ये वन पंचायतें क्या हैं? अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वन पंचायतों के अंतर्गत क्या होता है और उत्तराखंड में वन पंचायतें किस तरह से काम करती हैं। वन पंचायतें क्या होती है? देखिए उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र राज्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ वन पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अलावा और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ वन पंचायतों का गठन हुआ है। ठीक है, अब जो ये वन पंचायतें हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1931 में। 1931 से ही कुमाऊं में ये हुए थे, वन पंचायतों का गठन हुआ था। फिर उसके बाद 1932 में चमोली में वन पंचायत की स्थापना हुई थी। भारतीय वन अधिनियम भी देख लेते हैं, 1972 में हुआ था भारतीय वन अधिनियम। तो वन पंचायतों की शुरुआत तो 1931 से हो गई थी और 1932 में यह चमोली में भी इसकी स्थापना हो गई थी। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में टोटल जो वन पंचायतें हैं वो कितनी हैं? 12,168। इसका डेटा थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो 12,168 जो है यहाँ पर वन पंचायतें हैं। अब देखिए अब जो उत्तराखंड से क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले। इससे पहले हमने क्या पढ़े? इससे पहले हमने पढ़े कि क्या कहते हैं किस जो है किस राज्य में, क्योंकि हमने इससे पहले भारत का जो है पूरा डेटा पढ़ा। अब हम उत्तराखंड का डेटा पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे आता है पौड़ी गढ़वाल, दूसरे पे आता है नैनीताल, तीसरे पे उत्तरकाशी, फिर चौथे पे चमोली। तो ये 4 जिले आपको क्रम वाइज याद रखने हैं। याद रखना है कि जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है जहाँ, वो पौड़ी गढ़वाल है, जहाँ सबसे अधिक वन फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ वन क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अब जब हम वन प्रतिशत पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जिले का जितना भी परसेंट होता है तो उसमें कितना अधिक जो है उन्होंने वन लगा रखे हैं, वो हम पढ़ते हैं उसमें। तो देखो सर्वाधिक वाला हमने पढ़ लिया कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कितने होते हैं, और अब यहाँ हम पढ़ेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो उधम सिंह नगर, क्योंकि यह एक मैदानी जिला है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में सबसे कम है, कितने हैं? 428 किलोमीटर में ही, यहाँ कुल किलोमीटर स्क्वायर में ही उधम सिंह नगर में वन पाए जाते हैं। फिर आता है हरिद्वार, ये भी एक मैदानी जिला है। फिर देखो रुद्रप्रयाग और चंपावत भी लिस्ट में शामिल हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले। अभी तक हमने वन क्षेत्रफल वाले देखे, वन प्रतिशत वाले मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर जिलों के परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि जिलों का एरिया में कि कौन सा जिला है जिसने एरिया कम होते हुए भी ज़्यादा वन लगा रखे हैं। तो ये होती है इसकी बात। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले में नैनीताल फर्स्ट नंबर पर आता है, क्योंकि इसने अपने ज़िले का जो है 71% एरिया में क्या लगाया है? वन है इसके। ठीक है, वन है इसकी 71% में। देखिए अगर 100% की बात करते हैं तो हम 100 में से अगर 71% में वन है तो इसका मतलब पूरे 71% में ये वन है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर पे उसमें आता है चंपावत, थर्ड में पौड़ी गढ़वाल और फिर रुद्रप्रयाग। अब हैं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले जिन्होंने अपना एरिया ज़्यादा होने के बावजूद कम वन लगाए हैं, तो वो हैं उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का नाम हर किसी में न्यूनतम में आ रहा है जिसमें भी वनों की बात हो रही है, वन क्षेत्रफल हो चाहे वन प्रतिशत हो। तो 16.84% उधम सिंह नगर ने वन लगाए हैं। फिर हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली ये सबसे कम वन प्रतिशत वाले हैं।
यानी कि अब आप देख सकते हो कि ऊधम सिंह नगर जो है, अगर 100% एरिया की बात की जाए तो 100% में से कुल 16% ऐसा उसके पास क्षेत्र होगा जहाँ वन होंगे। तो अब हम बात करते हैं वृद्धि की। 16वीं वन रिपोर्ट से हम तुलना करेंगे 17वीं वन रिपोर्ट की। उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ वन क्षेत्रफल में वृद्धि आई है। ठीक है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि आई है। ऐसा जिला है नैनीताल, जिसने क्या किया है, 2.93 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की है वनों के क्षेत्रफल में। दूसरे नंबर पे देहरादून आता है और तीसरे नंबर पे पौड़ी गढ़वाल आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। उसी तरह सेम तरीके से हम देखेंगे पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार जो है, पिछली वन रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक कमी किस जिले में आई है। तो ऐसा जिला है ऊधम सिंह नगर, जिसका जो वन क्षेत्रफल है ना, वो बड़ा नहीं है बल्कि घट चुका है। क्योंकि आप यहाँ पर आंकड़े में देखेंगे कि माइनस में आपको आंकड़े दिखाए हैं, तो 3.71 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ का वन क्षेत्रफल घट चुका है, यानी कि वनों का कटान यहाँ पर जरूर हुआ होगा। हरिद्वार में भी माइनस में है और चंपावत में माइनस में तो नहीं है, लेकिन 0.13% की यहाँ पर कमी आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब हम देखते हैं वर्ष 2019 से 2021 तक वन क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, जस्ट यहाँ पर पढ़ा ना, यहाँ पे हमने 3 जिलों की बात कही। तो अब हमें देखना है कि उत्तराखंड में टोटल ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ ऋणात्मक वृद्धि जो है देखने को हमें मिली है। ऋणात्मक यानी कि वृक्ष कम हुए हैं। तो इस लिस्ट में आपके 5 नाम शामिल है: बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है। अब देख लेते हैं हम सघनता के अनुसार जो हैं ज़िले कौन से ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक और सबसे कम वन है, सघनता के अनुसार। ठीक है, अब सबसे पहले आता है सर्वाधिक अति सघन वन किस जिले में है। सबसे घने वन है नैनीताल में, और सबसे कम घने वन यानी कि सबसे कम अति सघन वन जो है हरिद्वार में है। सर्वाधिक मध्यम सघन, जो मध्यम यानी कि मीडियम सघन जो वन है वो पौड़ी में है, और सबसे कम मध्यम सघन ऊधम सिंह नगर में है। सबसे खुले वन, सबसे खुले यानी कि बिल्कुल छठे छठे वन कहाँ है, पौड़ी में है। पौड़ी में मध्यम सघन भी है और खुले वन भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से सबसे कम मध्यम सघन ऊधम सिंह नगर में है, और सबसे कम खुले वन भी ऊधम सिंह नगर में है। तो ऊधम सिंह नगर का नाम जो है सबसे कम मध्यम सघन और सबसे कम जो है खुले वन में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है कि सघनता के अनुसार जो है जिलों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है वनों में। अब आते हैं हम लास्ट पेज पर, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, तो यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जा रही है कि उत्तराखंड में कौन सी ऊंचाई ऐसी है जहाँ वन पाए जाते हैं, और कौन सी ऐसी सबसे कम ऊंचाई है जहाँ वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वन पाए जाते हैं, जो कि एरिया में अगर हम बात करें तो 10,049 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वन क्षेत्रफल का। ठीक है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर वनों की बात हो रही है। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो 4000 मीटर के ऊपर जो होते हैं, 4000 मीटर के ऊपर वन पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, ये आपके 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, वन पाए ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना है आपको, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। इससे ऊपर जाने पे वन कम होते हैं और न्यूनतम 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इससे ऊपर जाने पर ना काई वगैरह होती है, और फिर काई के बाद तो आपकी बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है, तो बर्फ़ हो जाती है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नदी बेसिन क्षेत्रफल पे। तो नदी बेसिन क्षेत्रफल पे कैसे होगा, टोन्स बेसिन में 76.6% वन, कोसी बेसिन में 69%, यमुना बेसिन में 56% और काली बेसिन में 45%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है, TKYK। तो इस तरह से याद रखना है ना, ट्रिक ऐसे बनेगी। ओके, टोक्यो, टोक्यो हिंदी में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो टोक्यो काली करके ये ट्रिक है। टोक्यो काली करके ट्रिक कैसे बनेगी, देखो, टॉ से टोन्स, कौ से कोसी और य से यमुना। तो टोन्स, कोसी, यमुना तो टोक्यो के अंतर्गत आ जा रहा है, और काली आपको याद रखना है लास्ट में।
क्योंकि ये 1% के इस तरह से घटते क्रम में है। सबसे अधिक वन टोन्स बेसिन में है, फिर कोसी, फिर यमुना, फिर काली। तो आप इस तरह से याद रखना टोक्यो काली, ठीक है। टोक्यो काली में आपको सब समझ में आ जाएगा, लास्ट में काली है और फिर टोक्यो है पहले। अब देखिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF, इसको बोला जाता है 8,521 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैले हुए हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो कि वनों में नहीं आते हैं, और जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप अपने घरों में लगाते हैं, वन लगाते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में कोई बाग बगीचा लगाते हो, गार्डन बनाते हो, उसमें भी आप वृक्ष लगाते हो, कुछ फलदार वृक्ष लगाते हो, छायादार वृक्ष लगाते हो, आम के वृक्ष, लीची के वृक्ष, इस तरह से वृक्ष जो होते हैं वो TOF में आते हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में आते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा एरिया है, 8,521 किलोमीटर का ऐसा एरिया है उत्तराखंड में जहाँ TOF फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, गैर कापटी वन उत्पाद में सर्वाधिक जो है वो कौन से वृक्ष हैं, वो हैं बुरास का और काफल का। बुरास का नाम आपको पता होगा वैज्ञानिक रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। और काफल का जो वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्क्यूलेंटा, ठीक है, मायरिका एस्क्यूलेंटा। तो बुरास पाया जाता है 68.97 किलोमीटर स्क्वायर में, और काफल पाया जाता है 16.42 किलोमीटर स्क्वायर में। उसी तरह से अब हम लास्ट में देख लेते हैं राज्य में आक्रामक प्रजातियां यानी कि ऐसे वृक्ष जो कि खुद ही स्वयं उग जाते हैं और जिनको उगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो ये आसपास की जो और अच्छे वृक्ष होते हैं या फिर अच्छी घास होती हैं, अच्छी औषधियाँ होती है, अच्छी झाड़ियाँ होती है, तो उन सबको उगने में ये क्या कर देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको आक्रामक प्रजातियाँ कहा गया है। ऐसी प्रजातियों में आपने एक नाम सुना होगा कुरी के पेड़ों का। कुरी को हम वैज्ञानिक नाम में लेंटाना कैमेरा बोलते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में 323 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हुए हैं। फिर लास्ट आता है काइबोसिंग, अर्जेंटीना एडिना फेरा होते हैं, ये 145 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हुए हैं। तो ये आक्रामक प्रजातियाँ जो है बाहर से आई हुई प्रजातियाँ हैं हमारे उत्तराखंड में, जो कि अन्य वृक्षों को उगने में बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हमने थोड़ा बहुत भारत और ज़्यादा बहुत जो है उत्तराखंड वन रिपोर्ट के बारे में जान लिया है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के पूरे सार से MCQ तैयार करेंगे, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उन MCQ को देख लें कि किस तरह से पिछली बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और किस चीज़ों के आंकड़े पूछे जाते हैं और किन चीज़ों के केवल जिलों के नाम पूछे जाते हैं। तो वो आपको MCQ देखने से पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, और जो इसकी PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी आपको। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो भाविनी पांडे करके नाम है टेलीग्राम में। तो फ्रेंड्स 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। 3 ही दिन शेष हैं, तो आप अच्छी तरह हर टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, आपको जैसे भी सूटेबल होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।